तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत सारे डीमन वुल्फ ने रैन और सैंग को घेर लिया था और रैन अभी भी सैंग के आगे अपने खंजर को लेकर डटा हुआ था। और अब ये तीनों वुल्फ एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ ये तीनों सीधे रैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस पर रैन भी बहुत ही बहादुरी से उन तीनों से लड़ता है। लेकिन एक हाथ के ना होने की वजह से आखिरकार एक वुल्फ रैन के ऊपर झपट्टा मार के उसे जमीन पे गिरा के उसके हाथ को दबोच लेता है। और अब ये सारा नजारा सैंग भी देख रहा होता है, लेकिन माउंटेन से गिरने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। और अब ये डीमन वुल्फ रैन को खाने के लिए अपना मुंह खोल लेता है और अब एक दूसरा वुल्फ सैंग की तरफ भी बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अब सैंग भी खड़े होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी ये वुल्फ बहुत ही तेजी से झपट्टा मारते हुए सैंग को भी दबोच लेता है। और अब ये वुल्फ सैंग और रैन को खाने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ रहे होते हैं। और अब वहाँ पर पहुँचते ही मास्टर अपनी पावर से वहाँ पे मौजूद सारे वुल्फ को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और फिर मास्टर रैन और सैंग की तरफ देखते हैं और अब सैंग के कंडीशन को देखने के बाद मास्टर अपनी पावर से वहाँ पर एक स्पेल क्रिएट करने लगते हैं और उस स्पेल को सैंग की बॉडी में डाल देते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग वापस घर पहुंच चुके थे, जहां पर सैंग एक छोटे से पाउंड में डूबा हुआ था और उसके बगल में मास्टर और रैन भी बैठे हुए थे। और अब थोड़ी देर के बाद सैंग अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो रैन से पूछता है कि ब्रदर हम अभी कहाँ पे है। तब रैन कहता है कि हम अभी बैकयार्ड में हैं। और अब मास्टर कहते हैं कि तुम अभी जहाँ पे हो वहीं पे रहो, क्योंकि इस पानी से तुम्हारा बॉडी पेन और इंजरी दोनों खत्म हो जाएगा। और अब सैंग पूछता है कि मास्टर क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर मुझे ये क्या हुआ था, जिस पर मास्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पहले की सारी बातें याद है। तब सैंग अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ मुझे सारी बातें तो याद है, लेकिन कभी कभी वो सारी चीजें मुझे धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के ऑलरेडी 9 मेरिडियंस टूट चुके हैं, वो भी तुम्हारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से। जिस पर सैंग पूछता है कि क्या ये सब कुछ माउंटेन से गिरने की वजह से हुआ है। तब मास्टर कहते हैं कि नहीं, दरअसल तुम जन्म से ही ऐसे हो और इसके साथ ही तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी के मेरिडियंस और बाकी अंगों के साथ एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, जिसकी वजह से तुम्हें हील होने में भी बाकियों के मुकाबले में ज्यादा समय लगता है। और इसीलिए ये सारी चीजें तुम्हारी बॉडी में एक बीमारी की तरह काम कर रही है। और मुझे इस बात का डर है कि अब अगर हमने इसका कोई जल्दी से सोल्यूशन नहीं निकाला तब शायद तुम 20 साल तक भी नहीं जी पाओगे। और अब इतना सुनते ही सैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो मास्टर से पूछता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम फिलहाल अभी के लिए रेस्ट करो। जिस पर सैंग दोबारा पूछता है कि मास्टर बताइए ना, क्या मेरी इस बीमारी को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं है। तब मास्टर कहते हैं कि सैंग ये कोई बीमारी नहीं बल्कि यही तुम्हारा भाग्य है। जिस पर सैंग खड़े होते हुए कहता है कि मास्टर जब मैं दाओ जंग की किताबों को पढ़ रहा था तब मैंने उस किताब की एक लाइन पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि हम हेवन के अगेंस्ट में जाके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक केवल 3 ही लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाए थे। तब सैंग कहता है कि मेरे ख्याल से वो तीनों पर्सन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे, लेकिन अब मेरे पास भी इसके अलावा और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। और इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कैपिटल में जाऊंगा और वहीं से मैं अपने डेस्टिनी को चेंज करने की जर्नी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि बस ऐसे बैठे बैठे मैं अपने डेस्टिनी को स्वीकार करके इस तरह से तो नहीं मर सकता। जिस पर मास्टर कहते हैं कि पिछले 800 सालों में बहुत से महारथियों ने अपने भाग्य को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन इसके बदले उन्हें सिर्फ मौत मिली। तो इसीलिए तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देता हूँ। और फिर मास्टर रैन से कहते हैं कि अपने छोटे भाई को अंदर ले जाओ। और अब रैन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किसकी बातों पे एग्री करे, क्योंकि मास्टर और सैंग दोनों अपनी अपनी जगह सही है। और अब काफी ज्यादा रात हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर सैंग के कमरे में सैंग को देखने के लिए आते हैं। और फिर सैंग को देख लेने के बाद वो रैन से कहते हैं कि मैं सैंग के लिए कुछ हर्ब्स को ढूंढने जा रहा हूँ और तुम तब तक सैंग का ख्याल रखना। और अब हम देखते हैं कि सैंग भी अभी तक नहीं सोया हुआ था और वो भी इन सारी बातों को सुन रहा था। और अब अपने मास्टर के जाने के बाद सैंग उठ के बैठ जाता है और अपने मन में कहता है कि मास्टर सॉरी, मैं पहली बार आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा हूँ। और अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रैन भी आ जाता है और वो अपने साथ कुछ सामान को पैकिंग करके लाया था। इसका मतलब रैन भी जानता था कि सैंग अब नहीं रुकेगा और अब रैन उस सामान को सैंग के पास रख देता है। जिस पर सैंग पूछता है कि ब्रदर ये क्या है। तब रैन अपने खंजर को सैंग को देते हुए कहता है कि छोटे भाई मुझे तुम पर यकीन है कि तुम जरूर अपने भाग्य को बदल लोगे। जिस पर सैंग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए थैंक यू बड़े भाई कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैंग बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल रहा था। और अब उस एरिया के आखिरी पॉइंट पे पहुँचने के बाद सैंग मुड़ के अपने घर को देखता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कोई पावर सैंग से आके टकराती है, जिसकी वजह से मास्टर ने जो स्पेल सैंग के अंदर डाला था वो अपने आप ही एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से सैंग किसी अनजान जगह पे पहुंच जाता है। और अब अपने आसपास के माहौल को देखने के बाद सैंग कहता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया। और फिर सैंग जमीन को टच करता है और कहता है कि ये तो रेत है। और अब सैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर क्या ये आपका इल्यूजन है। तभी वहाँ पर एक आवाज कहती है कि मास्टर ने तुमसे पहले ही कहा था कि हेवन के अगेंस्ट में जाके केवल लोगों को मौत मिलती है, तो क्या तुम्हें इस बात से जरा भी डर नहीं लग रहा। जिस पर सैंग कहता है कि मैं इस बात से जरा भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि खुद मास्टर ने ही कहा था कि अभी तक 3 लोग हेवन के अगेंस्ट में जाके अपने भाग्य को बदल चुके हैं और मेरे लिए इतनी उम्मीद काफी है अपने गोल को अचीव करने
करने के लिए, जिस पर ये आवाज कहती है कि ये पूरी जगह तुम्हारी स्पिरिट से बनी हुई है और अब मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, जिस पर सेंग भी यस कह देता है। अब ये आवाज कहता है कि ठीक है, तो फिर साबित करो कि तुम हेवन के अगेंस्ट में जाने के लायक हो। और अब उस आवाज के इतना कहते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ जमीन पे कुछ होने लगता है और फिर जमीन से एक बहुत ही बड़ा इविल दरवाजा निकलता है जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। और फिर ये आवाज कहता है कि मास्टर ने तुम्हें ह्यूमन और हेवन के बारे में पढ़ाया है, लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में अभी तक उन्होंने तुम्हें नहीं बताया है, और ये चीज है डीमन वर्ल्ड की डार्क पावर्स, जो तुम्हारी जर्नी को कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देंगे। और अब इस आवाज के इतना कहते ही हम देखते हैं कि इस गेट पे खड़े ये डीमंस जिंदा होने लगते हैं और बस कुछ ही देर में ये दोनों डीमंस जिंदा हो जाते हैं, जिसे देखकर सेंग घबराते हुए कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, जिस पर ये आवाज कहता है कि सेंग इस दुनिया में कई ऐसे अनजान खतरे मौजूद हैं जिन्हें तुम अपनी जर्नी में फेस करने वाले हो और ये सब तो बस तुम्हारे लिए एक ट्रायल है। और इस आवाज के इतना कहते ही ये दोनों डीमंस बहुत ही तेजी से सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिन्हें देखकर सेंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। और अब ये दोनों डीमंस सीधे सेंग के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सेंग अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मास्टर द्वारा सिखाए गए मंत्रों को दोहराने लगता है और फिर वो अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और अब सेंग के इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ फिर से एक ब्राइट एनर्जी निकलने लगती है जो कि किसी पावरफुल थंडर की तरह सेंग से जनरेट होने लगती है और फिर सेंग चिल्लाते हुए वहाँ पर अपनी एक बहुत ही बड़ी एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सेंग के पावर की वजह से ये दोनों डीमंस अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसके साथ ही ये इविल गेट भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उस जगह पे एक रेत का बहुत ही बड़ा बवंडर आता है और चारों तरफ बस रेत ही रेत हो जाता है, जिसकी वजह से सेंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अब जैसे सब कुछ शांत होता है हम देखते हैं कि सेंग घास के मैदान में सोया हुआ था और अब सेंग उठता है और कहता है कि क्या मैं वापिस आ गया। और फिर सेंग अपने सामने मास्टर को देखता है और उन्हें देखकर सेंग भी मास्टर के पास चला जाता है और फिर सेंग मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं अपनी मर्जी से घर से कैपिटल जाने के लिए निकला था और इसमें बड़े भाई रैन का कोई भी दोष नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने वो इल्यूजन इसलिए बनाया था ताकि इस चैलेंज में आने वाले खौफनाक खतरों से मैं पहले ही आगाह हो जाऊं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके सिखाए हुए एक भी लेसन को कभी भी नहीं भूलूंगा। और अब मैं बिना कोई देरी किए कैपिटल में जाके सबसे पहले इस मैरिज को कैंसिल करवाता हूँ, क्योंकि अब जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो। जिस पर मास्टर कहता है कि तुम कैपिटल जा सकते हो और अगर वहाँ पर तुमने 6 ट्रायल को पास कर लिया और हेवनली बुक म्यूजियम में एंटर कर गए तो फिर तुम्हें वहाँ के हेवनली बुक्स को पढ़ने का मौका मिलेगा और आज अभी से और अब से तुम जियोगे या फिर मरोगे इसका फैसला हेवन तय करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे अब चाहे जो भी हो तुम हमेशा बिना डरे बस आगे बढ़ते रहना और इस बात को याद रखना कि मैं और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा वेट करेंगे। और अब अपने मास्टर की बातें सुनने के बाद सेंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर सीधे अपने मास्टर के सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझ पे भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको और भाई को कभी भी निराश नहीं करूंगा। और अब मास्टर और सेंग दोनों उगते हुए सूरज को देखने लगते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग कैपिटल में पहुंच जाता है और फिर वो आदमी से एक पता पूछता है, जिस पर ये आदमी भी आगे से राइट लेने के लिए कहता है। और अब हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि सेंग को जाते हुए देख रहा था और अब हम एक लड़की को भी देखते हैं जो अपने सामने से सेंग को गुजरते हुए देख रही थी। और अब थोड़ी देर चलने के बाद सेंग एक हाउस के सामने पहुंचता है और इस हाउस के गेट पर गॉड ऑफ विल पावर लिखा हुआ था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।